स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। 2 दिन पहले इंटरनेट स्लो डाउन हो जाता है, इंटरनेट बंद होने की कगार पे पहुंच जाता है। आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शन, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी सब कुछ बंद हो जाता है। इतना तेजी से बंद होता है कि सबको लगता है कि कोई साइबर अटैक है। क्या इंडिया डेंजर में है? ग्लोबल लेवल पर जब इसका पता चलता है कि सारे देश में ऐसा हो रहा है, यूएसए में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, मिडिल ईस्ट में हो रहा है, सब जगह इंटरनेट स्लो डाउन है, तो यूएसए तक को लगता है कि क्या ये चाइना ने अटैक करवाया है, रशिया ने अटैक करवाया है, या फिर कोई बहुत बड़ा साइबर वॉरफेयर शुरू हो चुका है। लेकिन सच्चाई ये थी कि क्लाउड फ्लेयर में एक बॉट था, डॉर्मेंट बॉट था, बग था, जो कि एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से इंटरनेट स्लो डाउन पे आ जाता है। सवाल ये उठता है कि क्या क्लाउड फ्लेयर में एक बग होने की वजह से पूरा इंटरनेट स्लो डाउन पे आ सकता है? इसके पहले भी वर्ल्ड में हमने बहुत सारे साइबर अटैक्स देखे, पिगासस जैसे अटैक देखे। वो किसी इंडिविजुअल पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे या किसी देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता है। इस बार का कोई अटैक ऐसा था जो पूरे इंटरनेट पर हुआ, पूरे इंटरनेट पे इसका इंपैक्ट देखने को मिला। क्लाउड फ्लेयर आखिर है क्या? ग्लोबल क्लाउड फ्लेयर आउटेज, इसको हमें एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ग्लोबल क्लाउड फ्लेयर की आउटेज की वजह से पूरा इंटरनेट स्टैंड स्टिल पर खड़ा होता है। हमारी सारी सर्विसेज, पूरा डिजिटल पब्लिक सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर रुक सा जाता है। तो इंपैक्ट इतना ज्यादा इंडिया के लिए भी इसलिए है क्योंकि हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेवरेज करते हैं अपनी पब्लिक सर्विसेज देने के लिए। आज हमारे कोर्ट्स भी डिजिटल कोर्ट्स में आ चुके हैं। हमारी एजुकेशन में कितना ज्यादा प्रयोग हो रहा है इंटरनेट का। तो अगर इंटरनेट की सर्विसेज पे इंपैक्ट पड़ता है तो ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जियोपॉलिटिक्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। उसके पहले एक और चीज, क्लाउड फ्लेयर जो कंपनी है, बेसिकली वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क, जो सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। किस तरीके की सिक्योरिटी सर्विसेज, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर ये स्लो डाउन हो जाता है तो वर्ल्ड लेवल का इंटरनेट स्लो डाउन हो जाता है। ये रेगुलेट कौन कर रहा है? यूएसए। क्लाउड फ्लेयर एक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनी है जिसमें ब्लैक रॉक जैसे इन्वेस्टर्स हैं। सो यूएसए का भी एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन था। क्लाउड फ्लेयर के आउटेज की वजह से वर्ल्ड का इंटरनेट अगर कोई देश हिला सकता है तो जियोपॉलिटिकली अगेन यूएसए इज द हब ऑफ इट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की नई सुपर पावर बन के निकल रहा है। एक सिग्नल था जिससे इंडिया ने भी बहुत कुछ लर्न करना है, और हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया भी आगे जाकर के क्या कर सकता है इसमें। समझते हैं पहले व्हाट एक्चुअली हैपेंड। हुआ क्या? हुआ ये कि उस समय किसी को समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, इंटरनेट स्लो डाउन क्यों है। क्या ये किसी पर्टिकुलर एपीआई एप्लीकेशन पर अटैक है, या फिर किसी डोमेन पर अटैक है, डोमेन सर्वर्स पर, आईपी एड्रेस पर अटैक है, किस चीज पर अटैक हो रहा है ये? क्लाउड फ्लेयर डाउन। क्लाउड फ्लेयर सेज इट रिजॉल्व्ड ग्लोबल आउटेज दैट टुक डाउन चैट जीपीटी, ट्विटर एंड अदर्स। तो जब ये डाउन होता है तो सबके सामने सवाल उठता है। क्लाउड फ्लेयर क्लियर करता है इस बात को कि अब हमने इस आउटेज को सॉल्व कर लिया है। 18 नवंबर 2025 समथिंग हैपेंड दैट शूक द एंटायर डिजिटल वर्ल्ड। पूरा डिजिटल वर्ल्ड, हमें लगता है कि बहुत स्ट्रांग है डिजिटल वर्ल्ड, लेकिन ये उतना ही फ्रेजाइल है। इस फ्रेजाइल होने का कारण भी हम समझेंगे। सेंट्रलाइजेशन ऑफ द कंट्रोल। डिजिटल एज ने इंफॉर्मेशन को डेमोक्रेटाइज तो कर दिया, डेटा डेमोक्रेटाइज होता जा रहा है, लेकिन डेटा को कंट्रोल करने वाली यूनिट्स कम है। उन्हीं के पास सारी पावर है। उन्हें आज हम फैंग कंपनीज कहते हैं या मां कंपनीज कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट इंक, अमेजन, एप्पल, ये कंपनीज है जिनके पास सबसे ज्यादा डेटा जा रहा है, सबसे ज्यादा रेगुलेट कर पा रहे हैं। बट ये वो कंपनीज है जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में साथ में काम करते हैं। ये क्लाउड फ्लेयर का नाम आपने शायद पहली बार सुना होगा। क्यों? क्योंकि ये कंपनी एक नेटवर्क सिस्टम का पार्ट है। ICANN है जो ग्लोबल लेवल पे इंटरनेट को रेगुलेट करता है। क्लाउड फ्लेयर वहां पर एक सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली बड़ी कंपनी है। वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। तो दिस वॉज नॉट अ हैकर ग्रुप, इट वॉज नॉट अ साइबर वॉर। ये कोई साइबर वॉर नहीं था, कोई भी कंट्री का हैकर ग्रुप इसके पीछे नहीं था। एक स्मॉल हिडन बग इनसाइड क्लाउड फ्लेयर। एक बग था क्लाउड फ्लेयर की कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में। यानी कि अगर किसी सॉफ्टवेयर के लिए कोई प्रोग्राम लिखा गया है और वो प्रोग्राम में एक बग रह जाता है तो आपकी सारी डिजिटल सर्विसेज पे इंपैक्ट पड़ सकता है। One configuration change, one failure and the entire global internet felt the shock wave. Entire global internet, USA में भी इसका impact देखने को मिलता है।
इतना ह्यूज इम्पैक्ट क्यों होता है, यही सवाल है आपके मन में कि ठीक है क्लाउडफ्लेयर में अगर प्रॉब्लम आ गई, अगर वो अपने आप को अपडेट कर रहा था, रिकॉन्फ़िगर कर रहा था और एक बग था उसमें, बग आप अटैक भी नहीं कह रहे हो, आप मालवेयर भी नहीं कह रहे हो, एक बग कह रहे हो कोडिंग में, क्या उसकी वजह से इतनी बड़ी समस्या हो सकती है? इसलिए हो सकती है क्योंकि उसके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी। डिपेंडेंसी इन टर्म्स ऑफ व्हाट? क्लाउडफ्लेयर इतना बड़ा नेटवर्क बन चुका है, अल्टरनेटिव्स नहीं है कि 40% ऑफ ग्लोबल डोमेन नेम सिस्टम उसी क्वेरीज को हैंडल करता है। 40%, 20% ऑफ ग्लोबल वेब ट्रैफिक। ग्लोबल वेब ट्रैफिक की अगर हम बात करें, जो नेटवर्क की कनेक्टिविटी है एक जगह से दूसरी जगह, 20% ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो 20% श्रिंक होगा तो बाकी 80% पर और ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। सिक्योरिटी ऑफ 7 मिलियन वेबसाइट, 7 मिलियन वेबसाइट की सिक्योरिटी इस पर डिपेंड करती है। API की, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की रीराउटिंग करता है ये थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज के लिए। एप्लीकेशन प्रोग्राम आप समझ गए होंगे, जैसे डेस्कटॉप होता है, मोबाइल होता है, उसमें ऐप जो आप कहते हैं एप्लीकेशन, तो उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। किस तरीके से पेमेंट का गेटवे होगा, किस तरीके से यूजर उसको इस्तेमाल करेगा, उसके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं ये। DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक से बचाता है हमको। प्रोटेक्शन फॉर मेजर गवर्नमेंट्स, यानी गवर्नमेंट के जो इंपॉर्टेंट सर्वर्स हैं, जैसे कि मान लो कि कोई न्यूक्लियर प्लांट है और उस प्लांट पे बहुत ज़्यादा कोई अटैक कर रहा है, कोई न्यूक्लियर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, या फिर इसरो ने कोई स्पेस मिशन लॉन्च किया है, वहाँ पर हम इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को वैलिडेट कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पर अगर बहुत सारे बग्स अटैक करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूशन डिनायल ऑफ सर्विसेज कहते हैं। बैंकिंग सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत सारे हैकर्स इसका इस्तेमाल करते हैं आपकी क्रिटिकल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। तो इतनी सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा था? अकेला क्लाउडफ्लेयर। अगर क्लाउडफ्लेयर में आउटेज आती है, रुक जाता है काम करना, तो ये सब एक साथ इंपैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से पूरा इंटरनेट हमारा स्लो डाउन पे आ जाता है। रूट कॉज क्या है? रूट कॉज जानने के पहले एक और चीज जानना जरूरी है। जैसे ही आप इस रूट कॉज को जानते हैं तो ये समझना है रूट कॉज कौन कंट्रोल कर रहा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है हमारा, सिर्फ एक प्रोग्रामिंग और एक बग की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एक टेक्नोलॉजिकल इशू है। क्या ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था यूएस टेक्नोलॉजी का? क्या ये डेमोन्स्ट्रेशन था यूएस को दिखाने का कि वो अब इस इंफॉर्मेशन एज में, वेयर इंफॉर्मेशन इज द रियल पावर, जहां पे हम कहते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल, अब एक ये फिलॉसफी बदलती हुई दिखाई दे रही है। डेटा कंप्यूटेशन इज द न्यू ऑयल। जो डेटा कंप्यूट कर रहा है, इंडिया डेटा जनरेट कर रहा है, सबसे ज्यादा डेटा जनरेट हो रहा है इंडिया में, और इस डेटा को कंट्रोल कौन कर रहा है, इस डेटा को रिफाइन कौन कर रहा है, कौन सी कंपनीज हैं जो ये डेटा कलेक्ट कर रही हैं हमसे। हम अब तक इसी बात के लिए परेशान थे, इंडिया इस बात के लिए बहुत ज्यादा रूल्स बनाता था। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, यूरोप में GDPR हमने बनाया। सो पॉइंट इज, ग्लोबल लेवल पर हमने डेटा शेयरिंग के ऊपर बड़े सवाल उठाए कि डेटा हमारा कौन सा शेयर होना चाहिए, कौन सा नहीं, हमारे बायोमेट्रिक्स जाने चाहिए नहीं, हमारे पासवर्ड्स किस तरह इनक्रिप्टेड होने चाहिए। अगर किसी कंपनी ने हमसे कोई डेटा लिया तो वो डेटा कहीं किसी ब्लैक मार्केट में लीक तो नहीं हो रहा है, इसके ऊपर बड़े सवाल बनते थे। लेकिन आज ये सवाल ही बदल दिया इस आउटेज ने। क्लाउडफ्लेयर आउटेज ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया। सवाल ये था कि ये आपका डेटा रेगुलेट कहां से हो रहा है, कौन रेगुलेट कर रहा है इसको? जो रेगुलेट कर पाएगा इस डेटा को, वो सबसे बड़ा पावर होगा आज की डेट में। सो यूएसए अगेन हैज प्रूवन दैट इंडिया में आज इन्वेस्टमेंट किस लिए आ रहा है? क्योंकि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, और ग्रोथ किस चीज में हो रही? इंफ्रास्ट्रक्चर में। हमारे पास नई सड़क बन रही है, नई रेलवे बन रही है, वंदे भारत एक्सप्रेस, बुलेट ट्रेन, इट इज ऑल अबाउट हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में ग्रोथ अभी भी बहुत देखने को नहीं मिल रही है। तो ये एक सिग्नल है जहां पर यूएसए बता रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने बिल्ड कर दिया, चाइना ग्लोबल वैल्यू चेन को वेपनाइज कर पा रहा है, लेकिन इंफॉर्मेशन एज में मैं इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकता हूं, और ये यहां पर प्रूव भी होता है। तो एक सॉफ्ट पावर शोकेस भी किया गया यूएसए द्वारा। यहां पर कैसे होता है ये आप देखिए। एक लेटेंट का मतलब होता है कि वो बग ऐसा था कि जो अपने आप को एक्सप्रेस कभी भी कर सकता था लेकिन कर नहीं रहा था, तो वो लेटेंट था। लेटेंट बग इन अ सर्विस अंडरपिनिंग क्लाउडफ्लेयर्स बॉट मिटिगेशन। ओके, बॉट मिटिगेशन सिस्टम वो ट्रिगर हो जाता है। जब वो ट्रिगर होता है तो वो उसको स्लो डाउन कर देता है बाय अ रूटीन कॉन्फ़िगरेशन चेंज। रूटीन कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा था तो वो लेटेंट बग ट्रिगर हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्लो डाउन होता है। लेटेंट बग का मतलब सिंपल है कि ये बग जो हिडन था, उसमें पहले से मौजूद था कोडिंग में, हिडन इनसाइड द सॉफ्टवेयर, दैट डजंट कॉज एनी प्रॉब्लम अंटिल अ स्पेसिफिक कंडीशन ट्रिगर्स। और जैसे ही उसको वो कंडीशन मिलती है वो बग ट्रिगर हो जाता है।
क्लाउडफ्लेयर से फिर भी पूछा जाता है कि भाई क्लियर बताओ, कोई प्रॉब्लम ऐसी तो नहीं थी कि कोई अटैक हुआ है आपके सिस्टम पर? अगर आपके सिस्टम पर अटैक किया जा सकता है मतलब एक्चुअली इंटरनेट के ट्रैफिक को इंपैक्ट किया जा सकता है, यानी कि अभी भी हमारा पूरा इंटरनेट का ट्रैफिक प्रोटेक्टेड नहीं है। आप जो दूसरे नेटवर्क्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, आप पर भी अटैक हो जा रहा है। क्लाउडफ्लेयर ने कहा नहीं, कोई भी अटैक नहीं हुआ है, कोई भी साइबर अटैक नहीं था, कोई डीडॉस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस का अटैक नहीं था, कोई हैक नहीं था, रैंसमवेयर नहीं था, एक परफेक्ट स्टॉर्म इनसाइड द कोड था, यानी कि कोड में ही एक मिस्टेक थी, उसको हमने एलिमिनेट कर दिया है, उसको अब हमने सही कर दिया है। अब कोड में कोई समस्या नहीं है। कोड में समस्या नहीं है, लेकिन ये कोड लिखा कहाँ गया था? यूएसए की कंपनी में, यूएसए द्वारा लिखा गया था, यूएसए के साइंटिस्ट ने लिखा था। सो पॉइंट इज दिस यूएसए इज रेगुलेटिंग इट। आज हम एफपीआईज, एफआईआईज जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट से ड्रिवन होते हैं। तो इंडिया में जब ग्रोथ हो रही है तो हमें इन्वेस्टर्स की जरूरत है। आज आप देखेंगे सऊदी अरेबिया $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है एआई चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा से निकल के अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मूव कर चुकी है। तो नॉट जस्ट डेटा बट द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा हैज गॉट इनटू द न्यू करेंसी। और डेटा एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा के बीच में इंटरलिंकेज क्या है? इंटरनेट। दिस इंटरनेट, अब तक हमने ये बात कभी नहीं की इंटरनेट को कौन कंट्रोल कर रहा है, इंटरनेट के ट्रैफिक को कौन कंट्रोल कर रहा है और इंटरनेट को सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है। अगेन यहां पर यूएसए और इन्वेस्टमेंट इन यूएसए फॉर द एफआईआईज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, वो समझ गए कि वो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट वर्सेस यूएसए में इन्वेस्टमेंट हैज़ लॉट ऑफ डिफरेंस। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्टमेंट है, वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी में और इंटरनेट में इन्वेस्टमेंट है। डोमिनो इफेक्ट, व्हाई द इंटरनेट ब्रोक टुगेदर, क्योंकि मॉडर्न वेबसाइट्स रिलाई ऑन क्लाउडफ्लेयर। बहुत सारी चीज़ों के लिए रिलाई करती हैं, जैसे डीएनएस है, डोमेन नेम सिस्टम्स, ट्रांसलेटिंग वेबसाइट का जो नाम है, जैसे हम तो कॉमन तौर पे वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं www.xyz.com। सो वो क्या करता है, आपके आईपी एड्रेस, हर एक डेस्कटॉप पे, इंटरनेट पे, आप जब भी मोबाइल पे भी काम करते हो तो आपका एक आईपी एड्रेस होता है, उसको लिंक करता है। तो वहाँ पर क्लाउडफ्लेयर का बहुत बड़ा रोल रहता है। कंटेंट डिलीवरी, पहले कंटेंट वाज इंपॉर्टेंट, नाउ कंटेंट डिलीवरी की स्पीड, इंटरनेट कितनी स्पीड से काम कर पा रहा है। हम 3G 5G डेटा तक तो पहुंच गए, 6G पे पहुंचेंगे, तो स्पीड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट विद सिक्योरिटी, बॉट प्रोटेक्शन की कोई बॉट्स अटैक न करें, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस का इशू है, आपके एप्लीकेशंस किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसलिए इसका इम्पैक्ट बहुत सारी जगहों पर था और वो इम्पैक्ट हमें एक साथ ग्लोबल स्केल पर देखने को मिलता है। अगर कोई भी एक चीज़ फेल कर जाती है इसमें से, तो इफ़ एनी ऑफ दीज फेल, और एक साथ फेल होती हैं सारी चीज़ें, तो क्या देखने को मिलेगा कि ऐप्स आपके लोड नहीं होंगे। आप क्लिक करोगे बट गोल गोल बटन घूमेगा वहाँ पर, वो काम नहीं कर पाएगा। APIs कांट कम्युनिकेट, ये कम्युनिकेशन नेटवर्क जैम हो जाता है, रुक जाएगा। लॉगिन सर्विसेज फेल हो जाएंगी, आप लॉगिन नहीं कर पाओगे अपने बैंक में, आपकी क्लासेस में। ओके, पेमेंट गेटवे फ्रीज हो जाता है, चैट्स नहीं जा पाएंगी बिकॉज इंटरनेट ही रुक गया आपके साथ। सो ऑल दीज थिंग्स स्टॉप। आपके डिजिटल कम्युनिकेशन को, आपके डिजिटल आइडेंटिटी को, आपके डिजिटल सर्विसेज को एक साथ फ्रीज कर दिया जाता है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम जब इंटरनेट सेंट्रलाइज हो जाता है। ये भी हमें समझना है। तो जियोपॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन ऑफ द साइबर स्पेस इज बीइंग डन इनटू द यूएसए। ये है द डिफरेंस वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ द इंटरनेट। अब आप ये समझिए, यहां पर तो आपको दिख रहा है कि इंटरनेट की वजह से बहुत सारे लोगों को एक नया यूजर बेस मिलता है, अपनी अभिव्यक्ति, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना, चाहे इन टर्म्स ऑफ ओपिनियन हो, चाहे इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया कनेक्शंस, प्लेटफॉर्म्स हो। तो ये इंटरनेट मिलियंस एंड मिलियंस को रीच करता है हर दिन, हर रोज। लेकिन जब आप इसको देखेंगे कि ये सारा इंटरनेट कहाँ रेगुलेट होता है, तो बहुत श्रिंक हो जाता है। बहुत कम लिमिटेड कंपनीज हैं जो इस पर काम कर पा रही हैं। तो आप देखिए, द मॉडर्न इंटरनेट इज नॉट डिसेंट्रलाइज्ड। वो डिसेंट्रलाइज नहीं है, केवल उसके यूजर्स डिसेंट्रलाइज्ड हैं। आप और मैं उसके यूजर्स हैं और हम डिसेंट्रलाइज्ड हैं। हमसे डेटा यूज किया जा रहा है। अब आप एक और चीज समझिएगा, इंटरनेट के साथ आपको जो समझना है, पहले तो 80% ऑफ ट्रैफिक कहां पे डिपेंड करता है? 80% ऑफ ट्रैफिक क्लाउडफ्लेयर,
Amazon वेब सर्विसेज, आपने सिर्फ Amazon पे शॉपिंग की होगी, बट AWS Amazon वेब सर्विसेज बहुत बड़ा स्पेस है जहाँ पे आप डोमेन नेम अपना परचेज करते हैं। गूगल क्लाउड प्रोवाइड करता है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, फ्यू कंपनीज कंट्रोल एवरीथिंग। और एक बग अगर इसमें से किसी भी एक कंपनी में आ जाता है, बिकम्स अ ग्लोबल कैटास्ट्रॉफ। सो ये कंपनीज क्या कर रही हैं अब आप समझो। आज हमारी बाउंड्रीज लिमिटेड नहीं है इन टर्म्स ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्रीज, इन टर्म्स ऑफ ओशनिक बाउंड्रीज। आज हमारी बाउंड्रीज साइबर स्पेस में जा चुकी हैं और इस साइबर स्पेस में नई ग्लोबल पावर्स निकल के आएंगी जो इनको कंट्रोल करेंगे। तो साइबर स्पेस एक नया एक हमारे लिए पैराडाइम क्रिएट कर रहा है। लैंड, वाटर और एयर के बाद एक नया स्पेस बन के आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द साइबर स्पेस। और साइबर स्पेस में ये है वो पावरफुल प्लेयर्स, पावरफुल कंपनीज। और ये पावरफुल कंपनीज कहाँ पे बेस्ड हैं? यूएसए में बेस्ड हैं। दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा सेंट्रलाइजेशन टुगेदर। तो ये डेटा जो एकदम सेंट्रलाइज हो चुका है, इसको डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है। फ्रेजिलिटी ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेजाइल क्या है, क्यों है? हमने अज्यूम किया हुआ है कि यूपीआई से जब आप पेमेंट करते हो तो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये पेमेंट हो जाएगी। एक पब्लिक ट्रस्ट है टेक्नोलॉजी में। तो एप्स विल ऑलवेज ओपन, चैट हमेशा सेंड हो जाएंगी, या फिर आप का जो काम है यूपीआई विल ऑलवेज वर्क। स्ट्रीमलाइन, आपने बहुत सारे, चाहे नेटफ्लिक्स हो, चाहे आप अमेजन प्राइम हो, आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, यू पे फॉर इट बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि ये काम तो करेगा ही। बट ट्रुथ ये है कि ये बहुत फ्रेजाइल है। बट द ट्रुथ इज डिजिटल वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली फ्रेजाइल। इसकी फ्रेजिलिटी ही इसके लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है अगर हम इसे डिसेंट्रलाइज नहीं करें। ठीक है, वॉट इंडिया शुड लर्न। इंडिया को क्यों केयर करने की जरूरत है? क्योंकि इंडिया सबसे ज्यादा डेटा जनरेट कर रहा है और ये डेटा इस्तेमाल कहीं और हो रहा है। नॉट सिर्फ डेटा जनरेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो डेटा है, ये डेटा सिर्फ जनरेट करने की बात नहीं है, इस डेटा को इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। हमारी डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है। हम जिन सर्वर्स को यूज कर रहे हैं उसकी बैकबोन कहां है? हम जो भी एप्स आप यूज करते हैं, चाहे वो मेटा का होगा या फिर माइक्रोसॉफ्ट का होगा, वो इंडिया का नहीं है। उसके बेसिस पर हमने अपने सर्विसेज बनाए हुए हैं। इंडिया इज बिकमिंग अ डिजिटल सिविलाइजेशन। हम सिर्फ डेटा प्रोड्यूस नहीं कर रहे, हम डिजिटल सिविलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। 88 करोड़ इंटरनेट यूजर्स, देन 12 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर डे। एक दिन में 12 करोड़ ट्रांजैक्शन हो रही है। हम इंडिया पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा व्हाट्सएप यूजर बेस है, व्हाट्सएप यूजर बेस हाईएस्ट। बट इंडियाज डिजिटल बैकबोन इज मोस्टली नॉट इंडियन। हमारा जो डिजिटल बैकबोन है, जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोर टेक्नोलॉजी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी, जहां पे डिजिटल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो इंडियन नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम। मुझे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर, क्या आपको लगता है कि इंडिया में इंफोसिस, हमने बात की टाटा जैसी, टीसीएस कंपनीज की बात की, क्या हमारे पास ऐसे स्टार्टअप्स होंगे बेंगलोर में, दिल्ली में, गुरुग्राम में, जो अब ऐसा बैकबोन तैयार कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कितनी ज्यादा जरूरत है कि इंडिया भी अब इसको रेगुलेट करना शुरू करे? इंडिया हैज 3 स्ट्रैटेजिक रिस्क्स। क्या है 3 रिस्क? एक है क्लाउड कॉन्सेंट्रेशन। क्लाउड कॉन्सेंट्रेशन, बाहर के देश की कंपनियों पे हमारा क्लाउड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से एक फॉरेन डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। अब तक हम ट्रेड में आत्मनिर्भरता की बात कर रहे थे, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता की बात कर रहे थे, लेकिन ये जो क्लाउड वॉरफेयर है, आप समझिएगा, इंटरनेट, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उसको एक डेटा चाहिए, यूजर चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल है वो इंटेलिजेंस। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मैच्योरिटी तब आती है जब वो एग्जैक्टली मिमिक कर दे नेचुरल इंटेलिजेंस को। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा ह्यूमन डेटा फीड करना पड़ेगा, तभी वो एक अल्टरनेटिव इंटेलिजेंस बन के निकलता है। और उसके लिए सबसे बड़ा टेस्ट बेड क्या है? इंडिया। इंडिया में हाईएस्ट लेवल ऑफ डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी। तो इस डाइवर्सिटी के लिए इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट देश बन जाता है, जहां से आपके लिए एक नया डेटा रिसोर्स पैदा होता है। आज हम बात करते हैं
क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी की। क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए क्योंकि हमें इक्विपमेंट्स बनाने हैं। मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी बहुत नैसेंट टेक्नोलॉजी में, उसको डेटा चाहिए उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैच्योर करने में। और वहाँ पर अगर हमारी फॉरेन डिपेंडेंसी रहेगी तो हम अपना डेटा, जो हम जब भी हम उनकी सर्विसेज यूज़ करेंगे, हम उनकी पाइपलाइन में अपना डेटा फ्री में देते चले जाएंगे। लैक ऑफ रिडंडेंसी इन क्रिटिकल सिस्टम्स, हमारे क्रिटिकल सिस्टम सही से काम नहीं करेंगे। वी नीड इंडिजिनस कंपनीज जो कि डोमेन नेम सिस्टम्स, डिलीवरी नेटवर्क्स पे काम कर रही हों, उसको इंप्रूव करें। जैसे हमने सर्टेन बनाया है, उसी तरीके से हमें इंडिया लेवल पर गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। क्यों इंटरवीन करना पड़ेगा? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है इसमें। तो क्राउडिंग इन इफेक्ट के लिए गवर्नमेंट, जिस तरीके से उन्होंने स्पेस में इसरो किया, इसरो में आज प्राइवेट सेक्टर बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है, उसी तरीके से गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटेशन में बहुत काम करें और पैसा लगाएं इसमें, ताकि प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट दिखाए इसमें। ऐसी पॉलिसीज, ऐसे कानून की जरूरत है हमको। नेशनल लेवल क्लाउड आर्किटेक्चर बनाया जाए। डाइवर्सिफाइड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए ताकि एक पर्टिकुलर उस पर हम डिपेंडेंट ना हो। साइबर रेजिलियंस पॉलिसीज, ये पॉलिसी कहां पर है? सिर्फ साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है, साइबर रेजिलियंस पॉलिसी, बिकॉज ये बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। 2019 में आरबीआई वाज टॉकिंग अबाउट डेटा दिक्कत, ओके, कि हमारा इंडिया का डेटा इंडिया में ही सेव होना चाहिए। आज बात बहुत आगे बढ़ गई है। आज बात ये नहीं हो रही है कि हमारा डेटा कहां स्टोर हो रहा है, आज बात ये हो रही है कि हमारा डेटा प्रोसेस कौन कर रहा है। हमारा डेटा तो जा ही रहा है, अब सेंसिटिव डेटा भी जा रहा है, बट उस डेटा को प्रोसेस कौन कर रहा है? द क्वेश्चन, क्या यहां तक रेगुलेशन और लॉ हमारा पहुंच पा रहा है? लॉ इज स्टिल इन द कैचिंग अप फेज, सो वी नीड टू थिंक अबाउट इट। जिस तरीके से नंदन नीलकेनी को ला करके हमने एक डिजिटल रिवोल्यूशन क्रिएट किया, जैम ट्रिनिटी क्रिएट की, जनधन आधार मोबाइल लिंकेज बनाया, यूपीआई बनाया, यूआईडी बनाया, उसको लिंक किया, उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन की जरूरत है भारत को। साइबर रेजिलियंस पॉलिसीज, व्हाट इंडिया मस्ट लर्न, इंडिया को क्या लर्न करने की जरूरत है कि हमने इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जो इंडिया स्टैक का पार्ट है, इसको हमें एक क्रिएट इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर अल्टरनेटिव के तरह से डेवलप करना पड़ेगा, इंटरेस्ट लेकर के डेवलप करना पड़ेगा, और हमें एक अच्छे लीडरशिप की भी जरूरत है यहाँ पर। रिडंडेंसी मस्ट बी मैंडेटरी, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, वहां पे रिडंडेंसी को मैंडेटरी किया जाए। सिमुलेट इंटरनेट फेलियर ड्रिल्स, कि अगर इंटरनेट फेल कर जाता है, मान लो B2B ट्रांजैक्शंस हो रही हो, बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कस्टमर या रिटेल ट्रांजैक्शंस हो रही हो, और उस केस में अगर इंटरनेट फेल कर जाता है तो क्या होंगे सिनेरियोज? अगर कोई बहुत बड़ा मिशन चल रहा हो, मान लो इसरो का मिशन चल रहा हो जहां पे लाखों करोड़ों रुपए लगे हो, और एट दैट टाइम इंटरनेट क्रैश करता है, तो व्हाट इज आवर बैकअप प्लान फॉर इट? बिल्ड साइबर सॉवरेनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये फ्यूचरिस्टिक वर्ड है। आज हम सॉवरेनिटी की बात कब करते हैं? जब हम आर्टिकल 1 अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ते हैं और हमें पता है, चलता है कि हम टेरिटरी की बात कर रहे होते हैं, हम लैंड बाउंड्री की बात कर रहे होते हैं, हम अपनी यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहे होते हैं, और वाटर में भी हमारी सॉवरेनिटी है। पॉइंट इज, एक नया स्पेस क्रिएट हो गया है, साइबर स्पेस, और वहां पर साइबर सॉवरेनिटी चाहिए हमको। अब साइबर सिक्योरिटी एक पुराना शब्द हो चुका है, it's an archaic word right now the cyber sovereignty is required, your data is being noted down in a different space। जिस तरीके से जिस जमीन पर आप रह रहे हैं, सन ऑफ द सॉइल का कंसेप्ट है, उसी तरीके से डेटा दैट यू जनरेट, उस पे भी आपका अधिकार है। अगर आपका वो डेटा कोई और इस्तेमाल कर सकता है किसी और पर्पस के लिए, लीड जनरेशन के लिए, कैम्ब्रिज एनालिटिका का केस फेसबुक का इसके लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, जहां पर फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग पर ये सवाल उठते हैं कि आपने फेसबुक से डेटा कलेक्ट करके इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी, और ये बहुत पुराना केस है। आज ये डेटा इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपका डेटा इस्तेमाल किया जा सकता है, तो जिस भी देश का डेटा इस्तेमाल किया जा सकता है, उस देश की सोवरेनिटी भी खतरे में है, साइबर सोवरेनिटी। सो इंडिया मस्ट लुक फॉरवर्ड, आत्मनिर्भरता, नॉट जस्ट टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग बट टुवर्ड्स साइबर सोवरेनिटी ऑल्सो। क्लाउडफ्लेयर आउटेज एक सिग्नल था हमारे लिए। क्या था ये? एक सिग्नल। क्यों एक सिग्नल था? ये बताता है कि यस, यूएस ने डेमोन्स्ट्रेट की अपनी ग्लोबल सुपर पावर, साइबर पावर, स्पेस पावर ही नहीं, साइबर पावर।
was not just a bug, it was a warning, clear-cut warning. A warning that our modern world, from banking to gaming, from artificial intelligence to communication, whatever we are doing, how our lives are being shaped, the businesses are being shaped, the growth is being guided, वो सब कुछ डिपेंड किस पे करता है? इंटरनेट पर, और is balanced on the edge of fragile code running on infrastructure owned by a handful of companies. वो कोड एक फ्रेजाइल कोड जो एक हैंडफुल ऑफ कंपनीज बेस्ड इन यूएसए रन कर रही हैं. तो ये चीज हमारे लिए एक आई ओपनर है, इंडिया के लिए आई ओपनर है कि इंडिया इस पे जल्दी जल्दी काम करे, अदरवाइज द डेटा ऑफ द सिटीजंस विल बी इन डेंजर. वी आर मोर connected than ever right now, but also more vulnerable than ever. Vulnerability का भी यही कारण बनता जा रहा है. तो इस vulnerability को तुरंत हमें नई पॉलिसीज के साथ, नए विजन के साथ, नई गाइडलाइन के साथ सॉल्व करना चाहिए. तो Cloudflare was not just a bug, it was a signal for India to start its own artificial intelligence and internet architecture Indian stack. Okay. सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम हमारा लॉन्च हो चुका है और बैच स्टार्ट हो रहा है 28 नवंबर. जल्दी से जल्दी आप इसको ज्वाइन कीजिए. ये आपके 2 बैचेस हैं, गोल्ड एंड प्लैटिनम. 2026 में प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए स्पेसिफिकली टेलर्ड फॉर प्रीलिम्स. तो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एमसीक्यूज कैसे लिखने होंगे, सॉल्व कैसे करना है उनको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस, ये सब कुछ आपको क्लास में कराया जाएगा. आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. कोई भी क्वेरी हो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं at 7303212303. Okay, so November morning batch 2026. All the best. See you in the class. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.